Hello everyone, so I welcome all of you to the पारंगत बैच powered by सीवी विद्यालय। और आज इस पारंगत बैच का है लेक्चर नंबर 3, जिसमें चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में। एक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है, एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और गॉस थ्योरम, फ्लक्स, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज लेक्चर नंबर 3 है। ये पारंगत बैच बहुत बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों के कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं और आप सभी लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर ये लेक्चर बंद मत करिएगा, ये बैच बंद मत करिएगा। तो ये बैच बिल्कुल चलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम तक चलेगा। 1 से 1.5 महीने आप हमारे साथ लग करके पढ़ाई करो, हमारे साथ लग करके कंसिस्टेंटली इस लेक्चर्स को अटेंड करो। जो हम डीपीपी दे रहे हैं उसको करो, जो हम नोट्स दे रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ बनाओ, उसको रिवाइज करो, जो टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं उसको सॉल्व करो। आपका फिजिक्स का पेपर सबसे बढ़िया होगा, मेरा आपसे वादा है। बस आप कंसिस्टेंटली इस पारंगत बैच में आओ, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ, अपने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा बनाओ। बस मैं यही चाहता हूँ। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 का। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब सर जिसके 2 पोल होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि सर डाइपोल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक डाइपोल की वजह से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वजह से। फिर पढ़ेंगे डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है भैया, है ना। फिर पढ़ेंगे कि डाइपोल ऑसिलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस और पढ़ेंगे गॉस लॉ। कुल मिलाकर ये लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल कि सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो डाई मतलब होता है 2 और पोल मतलब होता है जिसके ऊपर 2 साइंस हो, प्लस माइनस। इस स्लाइड को पढ़ाने से पहले ना मैं आपको अपने स्लाइड पे ले चलता हूँ, जहां पे मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ डाइपोल के बारे में, है ना। तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगा लो, डाइपोल। ये डाइपोल होता क्या है ना। ये डाइपोल क्या होता है सर, बता रहा हूं आपको। डाइपोल का मतलब होता है बेटा जिसके 2 पोल हो। क्या हो? 2 पोल हो। जैसे सर एक अगर आप प्लस क्यू चार्ज लो और एक माइनस क्यू चार्ज लो, है ना। ये दोनों चार्जेस सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, पर डिफरेंस किसका है? इस पे प्लस का साइन है, इस पे माइनस का साइन है। इन दोनों चार्जेस को बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रख दो। फिजिक्स में इस छोटे से डिस्टेंस को 2D कहा जाता है। कि अगर आप 2 चार्जेस को बहुत ही पास रख दो और इस बहुत ही पास डिस्टेंस को फिजिक्स में 2D बोलते हैं, तो क्या होगा? ये दोनों चार्जेस को जब मैं पास में रखूंगा तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? डाइपोल की तरह। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब होता है चार्जेस, है ना, पर वो अपोजिट नेचर के चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर। तो देखो एक बात, यहाँ पे यही तो है, 2 चार्जेस है और उनके नेचर क्या है? अपोजिट नेचर है ना। एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। इतने से डाइपोल नहीं बनते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो 2D डिस्टेंस है बेटा ना, ये क्या है? ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो 2 चार्जेस को बहुत ही पास पास रख दो तो डाइपोल बन जाते हैं। हाँ, आप एक प्लस क्यू चार्ज लो, एक माइनस क्यू चार्ज लो, उनको पास पास रख दो, डाइपोल बन जाएंगे। तो ये डाइपोल क्या होता है सर? क्या आप ये समझाओगे डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन व्हेन टू इक्वल इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस मतलब एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू आर प्लेस्ड, इनको रख दिया जाए, आर प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटे से दूरी पे रख दो भैया उनको, बहुत ही पास रख दो, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। देन देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है ना। समझ में आई बात? बिल्कुल ठीक है।
तो भाई इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। क्या मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो डाइपोल होता है इसके दो पोल होते हैं, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। इन दोनों को मैं बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे अगर रख दूं तो डाइपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं सर। ठीक है सर, लेकिन डाइपोल बनने के लिए क्या चाहिए? वेरी स्मॉल डिस्टेंस चाहिए, है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसे हमने 2D बोला है। डाइपोल समझ में आ गया सर? तो आइए आपको ये जो पीपीटी है इसको मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ इंग्लिश में लिखा है, आओ देखते हैं भाई। ये जो अंग्रेजी लिखी है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखा है। आओ इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, उसको कह सकते हैं कपल। क्या समझे कपल से? कपल मतलब दो, दो लोग हैं तो कपल है ना। और कपल में जानते ही हो, एक मेल एक फीमेल। ऐसे यहाँ पे जो चार्ज है ना कपल, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। क्या समझे मालिक? डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। इसी वजह से इनको कपल बोलते हैं कि ये दो चार्जेस के कपल है और ये पास पास है, कपल पास ही में रहते हैं, तो ये भी पास है। कितने से इनको अलग किया गया? एक स्मॉल डिस्टेंस से। 2D है बेटा ये, एक्चुअली में 2D डिस्टेंस से इसको मैंने सेपरेट कर दिया है ना। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन अभी मत पढ़ो सर, ये जो डायरेक्शन की बातें कर रहा हूं मैं, ये अभी बाद में पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल अभी देखो, है ना, कि ये डाइपोल जो है इसके बीच में 2D डिस्टेंस होता है। और अगर इसके मिड पॉइंट को देखो तो यहां से डी डिस्टेंस होगा और यहां से डी डिस्टेंस होगा। अभी इसको मैं अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज दिख जाए, है ना। यानी इनके बीच में पूरा डिस्टेंस 2D होता है। डी और डी दोनों को मिला दें तो 2D। तो एक डाइपोल का जो सेंटर होता है ना, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, है ना, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये बात समझ में आई? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं? एक डाइपोल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं दो अपोजिट साइंस के, एक प्लस एक माइनस, और इनको सेपरेट कर दिया जाता है एक डिस्टेंस। ओके सर, समझ में आ गया सर। आगे बढ़े सर। अब यहाँ पे मेरी कुछ बात को समझ लो। एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था। इसको हमने रख दिया था बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2D पे, है ना। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस थी कितनी थी? 2D थी सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये क्या है? डाइपोल का बीच वाला पार्ट है, तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से भी इस चार्ज से इसका डी होगा और यहाँ से डिस्टेंस डी होगा, तभी तो पूरा 2D हुआ भाई। ये डी रहा होगा, ये डी रहा होगा, तब पूरा 2D रहा होगा। हम डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। फिजिक्स में ना जो डाइपोल होता है उसको पी से दिखाते हैं। डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। डाइपोल को किससे दिखाते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी साइन से। डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। पी मतलब सर ऐसा पी, इससे डाइपोल को दिखाते हैं। अब मान लो दो चार्जेस रखे गए हैं, एक है मान लो आपका प्लस क्यू और एक है आपका माइनस क्यू। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अभी आपने बताया ये 2D है। कितनी है? 2D है ना, 2D है सर। अगर इसकी मिड पॉइंट की बात करूं सर, यहाँ की, तो यहाँ से डिस्टेंस d होगा और यहाँ से डिस्टेंस d होगा। तो सर इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मैं एरो लगा देता हूँ। सबसे पहली बात क्या समझनी है कि डाइपोल को p से दिखाते हैं। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला कैसे आता है? कोई एक चार्ज पकड़ो, या तो ये या तो ये। मैं इस चार्ज को पकड़ लेता हूँ और इसके डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा याद रखना इस चार्ज को, कोई एक चार्ज जो जब लो तो उसका मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड मतलब उसके साइंस को मत लो। एक क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो आप केवल क्यू को लेना है और इसको उसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाता है? डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो मान लो कल को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2D है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो आप क्या बताओगे कि सर मैं कोई एक चार्ज ले लूंगा, यहां से मैंने क्यू ले लिया, और क्या करूंगा? इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इसका डाइपोल मोमेंट पता लग जाएगा। हाँ सर, इतनी बात तो मुझको समझ में आ गई। बेटा एक बात जो तुम्हारे कान में जानी चाहिए और तुम्हारे दिमाग में गूंजनी चाहिए, वो ये
कि जो डाइपोल होता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनो, अगर ये डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो जब वेक्टर क्वांटिटी में बोलता हूं तो उसका क्या मतलब है सर? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, इट विल हैव मैग्नीट्यूड, और साथ साथ सर डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो होगा बट हैव डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी होगा सर। मतलब डाइपोल मोमेंट के पास, ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है और इसका डायरेक्शन भी है। इसी वजह से डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ पी, जिसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, वो कहाँ होता है? ये होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं डाइपोल मोमेंट की, तो इधर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू टू डी। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर समझ में आई। तो वही बात बेटा इस स्लाइड पे लिखी हुई थी कि जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, वो कहाँ से कहाँ होता है ना? माइनस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ, आगे जब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ये बात जाननी आपको बहुत जरूरी है। ये कैलकुलेशन मत देखो, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सर, है ना? कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अब देखो, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो एक चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक प्लस क्यू चार्ज होगा तो भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा तो भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कि एक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम देखेंगे। क्या करेंगे? एक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है सर, पढ़ाओ आप। सुनो, मान लो कोई एक डाइपोल है, मान लो कि ये कोई डाइपोल है। डाइपोल मतलब सर एक माइनस क्यू है और एक सर प्लस क्यू है। इन दोनों को सर हमने क्या कर दिया है, 2D डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है। ठीक है सर, सेपरेट कर दिया है। अब सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमको बताना है। तो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में और इस चैप्टर में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करो, जेई की प्रिपरेशन करो, सीयूटी की प्रिपरेशन करो, अगर मैं बात करूं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो हमें तीन पोजीशन पर, देयर आर थ्री पोजीशन, जहां पे हमें क्या करना है, पोजीशंस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल तीन ही जगह है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाएगा। तो इस डाइपोल की वजह से देयर आर थ्री पोजीशंस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जो कह रहा हूं उसको समझाता हूं। वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या सर वो तीन जगह है, बताता हूं आपको। पहली जगह पूछी जाती है एट एक्सियल पॉइंट, मतलब यहाँ पे इस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको पूछा जाता है। एक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे, इस एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको पूछा जाता है। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। दूसरा सर, दूसरा कहाँ पे निकालेंगे? दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। किस पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरा तीसरा हम करने वाले हैं एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे, है ना, एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे किसी भी एंगल पे एट एनी एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। मेरी बात समझो, एक डाइपोल ऐसा दिखता है, हाँ सर दिखता है। एक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है क्यू इंटू टू डी। हाँ सर, ये समझ में आ गया है। अब जब आप ये समझ जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी।
तो सबसे पहले एक बार एक्सिस पे पूछेंगे, फिर इस पॉइंट पे पूछने से बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, तो किसी एंगल पे पूछेंगे। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे देखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर? ये स्लाइड आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक्सियल पॉइंट पे आपको दिखाता हूँ। देखो, एक्सियल पॉइंट की अगर मैं बात करूं एक्सियल पॉइंट की, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम देखने जा रहे हैं। कितना होगा सर? तो मान लो एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज और एक क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों रखे गए हैं। ठीक है सर, रखे गए हैं। आपने कहा बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो शॉर्ट डिस्टेंस को मैंने 2D बोल दिया। ठीक है सर। अब इस पॉइंट पे इसकी वजह से इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, मैं ऐसे दिखाता हूं इसको। एक मैं क्या कह रहा हूं कि एक मान लो हमारे पास में माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, इसको मैंने 2D डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2D डिस्टेंस ना। अब ये डाइपोल बन गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इसके एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना कितनी होगी, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा जरा बताना, प्लस क्यू वाला अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, और ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये वाला इस पॉइंट पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसे बोलेंगे E2। E1 कितना होगा, E1 अब इसके बीच के डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है डाइपोल का। माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा D, और प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना होगा, ये भी हो जाएगा बेटा D। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूं हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सर, तो मैं इसको कर दूंगा E1 माइनस E2। हाँ सर, अगर कभी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इस तरफ हो E1, एक इस तरफ हो E2, तो अगर मुझे यहाँ पे E नेट चाहिए तो E1 माइनस E2 कर दूंगा, है ना। यही तो वेक्टर में पढ़ाया गया है। वेक्टर लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पे हो, उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, तो क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, तो E1 माइनस E2 कर देंगे। सर यहाँ पे E1 कितना होगा, E1 तो हो जाएगा, अगर यहां से मैं डिस्टेंस मान लिया r डिस्टेंस दूर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे, तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा KQ अपान r माइनस टी का होल स्क्वायर, और E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा KQ अपान r प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, क्यू क्यू अपन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, क्यू क्यू अपन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा, तो जो तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल के आएगी, इसको कर लेना माइनस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, जो चीज आपको याद रखनी है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सियल पॉइंट पे निकल आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट जो निकल के आएगी एट एक्सियल पॉइंट, वो ये होगी क्या, इसको आपको सीधे अपने जुबान पे याद रखना है, ये होगी 2kp बाई आर क्यूब। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। और ये बात आपको रिमेंबर रखना है, क्या रखना है, रिमेंबर रखना है कि भैया एक एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2kp बाई आर क्यूब। जब आप E1 माइनस E2 करोगे तो यही चीज आने वाली है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने बता दिया आपको, ये चीज याद रखनी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना होगा एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे, तो कितनी होगी, 2kp बाई आर क्यूब होगी। अब क्या करते हैं, मान लो हमारे पास में एक माइनस क्यू चार्ज है, क्या है, एक डाइपोल और है। अब सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल की वजह से, उसे हम देखेंगे। सर ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? मान लो डाइपोल है -q और +q, और इसको मैंने 2d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है। कितने से? 2d डिस्टेंस से। तो क्या करना है जरा ध्यान से समझो। ये मिड पॉइंट होगा डाइपोल का, मतलब यहां से भी d डिस्टेंस होगा और सर यहां से भी d डिस्टेंस होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है यहां से परपेंडिकुलर कोई एक लाइन खींचो, इस जगह पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ से r डिस्टेंस दूर हमें यहाँ से r डिस्टेंस दूर, इस डाइपोल से r डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पता करनी है। तो आप मुझको एक बात बताइए, इस +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर ये तो अवे होगा ऐसे, इसको मैं इवन बोल दूं? हाँ सर बोल दीजिए। इस -q चार्ज की वजह से सर ऐसे होगा, इस तरफ होगा। मतलब सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, मैं इसको इधर से कर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगने वाली है। ये -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, इसकी तरफ +q की वजह से ऐसे लगेगी। तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं इसके बीच में आएगा, है ना? यहाँ पे कुछ, अगर मैं बात करूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे बेटा एक थीटा एंगल है ये। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, मैं इसको थोड़ा साफ साफ बनाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, एक हमारे पास -q चार्ज अगर है, एक हमारे पास +q चार्ज अगर है, और इनको हमने 2d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, और इसकी वजह से हम r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो एक -q चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा ये इसकी तरफ होगा ऐसे, एक +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा ऐसे होगा, है ना? कैसे होगा? ये ऐसे होगा, है ना? और एक -q चार्ज की वजह से सर ऐसे होगा। अब बेटा यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसका हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ E1 +q चार्ज की वजह से, इसको बोल देता हूँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई E2। अब बेटा इसके कंपोनेंट लो, है ना? इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये मान लो थीटा एंगल पे है तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा E1 cos थीटा, एक बनेगा E1 sin थीटा। तो ये E1 sin थीटा है और ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो आपस में कट जाएंगे ना, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो कट जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। बचेगा क्या? जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इतनी सारी बातें आपको याद नहीं रखनी है, E2 cos थीटा मैं बताता हूँ, इतनी सारी बातें आपको याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा डेरिवेशन में बता दे रहा हूँ क्योंकि आने के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत, है ना? E1 कितना होगा बेटा? E1 निकाल लो, E1 कितना होगा सर? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर? ये हो जाएगी KQ, और ये डिस्टेंस कितनी है? अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, भाई ये पूरा d है तो d होगा, और ये r है तो पाइथागोरस से हो जाएगा ये r प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना सर? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कितना होगा? आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। E2 भी कितना हो जाएगा बेटा? यही हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बेटा जब इसको रख के तुम सॉल्व करोगे ना, E1 E2 को जब जोड़ोगे तो क्या होगा? जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा E एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, वो आएगा KP बटा आर क्यूब। बेटा ये चीज याद रखनी है बस माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतनी बात ही याद रखनी है, आपको इसके बियॉन्ड कुछ नहीं याद रखना है। आप यहाँ पे क्या करोगे? इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो KP बटा आर क्यूब ही आएगा, और इस बात को आपको रिमेंबर करके रखना है, इस बात को आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो एक जगह पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है डाइपोल की वजह से, उसे बोलते हैं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मान लो ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, और यहां से मान लो किसी भी थीटा एंगल पे एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे कितनी होगी। मान लो ऐसा थीटा एंगल पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता तो इक्वेटोरियल हो जाता, 0 डिग्री होता तो एक्सियल हो जाता, पर मान लो ऐसा थीटा एंगल है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कुछ इस चार्ज की वजह से होगा, कुछ इस चार्ज की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो ई नेट होगा वो कितना होगा, है ना, यहाँ पे अल्फा एंगल मान लो बन रहा है, यहाँ पर जो ई नेट होगा, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, भाई मान लो मैं तुमसे क्या करता, मैं तुमसे पूछा एक्सियल पोजीशन पे तो कहते 2 kp by r क्यूब, मैं पूछता इक्वेटोरियल पोजीशन पे बोलते kp by r क्यूब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी भी एंगल थीटा पे इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप कहोगे E इक्वल टू kp by r क्यूब और हो जाएगा अंडर रूट 1 + 3 cos थीटा। बस इतनी बात याद रखनी है, अगर आपको ये चीज आ गई तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं, ये था डाइपोल। और अब हम पढ़ेंगे एक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है। हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल, एक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। देखो टॉर्क क्या है बेटा, टॉर्क एक फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराती है। क्या होता है टॉर्क, क्या है टॉर्क, एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराती है। अब ये टॉर्क एक डाइपोल पे कब लगता है, इसको समझाने से पहले मैं अगेन आपको कहां लेकर के चलता हूँ, ब्लैंक स्लाइड पे ले चलता हूँ, तब आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। सर आपने कल मुझे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल। एक डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, और अगर मैंने इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, अगर, है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने किसी डाइपोल को रखा, डाइपोल मतलब इधर होगा माइनस क्यू और इधर होगा प्लस क्यू, इसको मान लो अगर मैंने रखा डाइपोल को, तो क्या होगा सर, डाइपोल के प्लस वाले पे आपने बताया था कि एक प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखो तो उस पर एक फोर्स लगेगी, और किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, वो कितनी लगेगी, F इक्वल टू क्यू ई लगेगी सर। हाँ सर लगेगी। बेटा इस माइनस क्यू पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, कल मैंने बताया था प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्यू से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल टू माइनस क्यू। बेटा क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी फोर्स इधर भी लग रही है। भाई ये मेरा मार्कर है, ये है ना। अब मान लो इस पे इधर भी इतनी फोर्स, इधर भी इसको खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, तो ये रोटेट कर जाएगा ना, रोटेट कर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना बेटा, ये टॉर्क को रोटेट करा देगा। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को रखो तो एक प्लस क्यू की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी, माइनस क्यू की इस वजह, तो ये रोटेट नहीं कर जाएगा। तो टॉर्क का यही तो काम होता है। टॉर्क क्या करता है, टॉर्क इज अ फोर्स, टॉर्क कुछ नहीं है, टॉर्क इज अ फोर्स। ये क्या है, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स विच इज यूज टू रोटेट द बॉडी। इसका क्या काम है, विच इज यूज टू रोटेट द बॉडी, विच इज यूज टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। इसका यही काम होता है टॉर्क का, है ना। एक एक्सिस के अप्रॉक्स इस बॉडी, इस डाइपोल को घुमा देगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तो मतलब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक टॉर्क लगेगा। हाँ सर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक डाइपोल को रखता हूं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। हाँ सर टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है F क्रॉस R। हाँ सर ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है सर। अगर मुझे मान लिया टॉर्क के बारे में कुछ नहीं आता है तो भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। कैसे सर, हम मैं समझाऊंगा ना। बेटा एक बात बताओ, ये अगर डाइपोल का मिड पॉइंट है, सुनो जरा, सुनो सुनो मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। तो बेटा यहाँ से डिस्टेंस d होगा और यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा, d होगा सर। अब सर टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस R।
या इसको बोल देते हैं एफ आर साइन थीटा। क्या बोल देते हैं? क्रॉस मतलब होता है, क्रॉस को हटाओ तो साइन थीटा आता है। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? सर यही तो आर है। ये क्या है? आर है। हाँ सर आर है। तो बेटा इस पे फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स तो सर लग रही है क्यू ई। और यहां से डिस्टेंस इसका कितना है सर? ये डिस्टेंस तो है आर। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर साइन थीटा, है ना? मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहां से डिस्टेंस कितना लग रहा है? क्यू ई इंटू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब बेटा एक बात बताओ, ये डी और ये आर तो सेम है। अब एक बात बताओ, सुनो हमारी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको सुनो। बेटा इसकी वजह से भी जो डिस्टेंस होगा वो इतना ही तो होगा, आर ही तो होगा। हाँ सर होगा। और क्यू ई चार्ज इधर भी है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, जरा सुनो हमारी बात। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जरा ध्यान से सुनो यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि टॉर्क होता है एफ आर साइन थीटा या एफ क्रॉस आर। एक बात बताओ, टॉर्क बराबर एफ कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा सर। एक क्यू इसकी वजह से लगेगा, एक क्यू इसकी वजह से लगेगा, तो नेट हमारा 2 क्यू हो जाएगा क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, इंटू आर, है ना? और ये हो जाएगा साइन थीटा। बेटा क्यू ई क्या होता है? क्यू ई क्या होता है? सर क्यू ई तो आपने बताया है हमको, ये तो होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? क्यू ई होता है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब मैं अगर इसको अंदर ले जाऊं टू को, तो क्या बन जाएगा? क्यू इंटू टू आर। और बेटा क्यू इंटू टू आर क्या है? डाइपोल ही तो है भाई। डाइपोल क्या होता है? क्यू इंटू टू डी डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने टू आर बोल दिया, ओवरऑल क्या है? ये डाइपोल ही बन गया सर। और क्या बन जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, तो क्यू इंटू टू आर, क्यू इंटू टू आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या समझे हमारी बात को? मैं इसको समझाता हूँ, इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, तब हमारी बात को आप समझ पाएंगे। अब देखो इधर लग रहा है क्यू ई, इधर लग रहा है माइनस क्यू ई, तो इस पे जो इसका जो टॉर्क होता है वो होता है एफ क्रॉस आर। हाँ सर ये होता है। इधर क्यू ई लगेगा, इधर क्यू ई लगेगा, तो क्यू ई साइन थीटा इधर, क्यू ई साइन थीटा इधर, इनके बीच में डिस्टेंस आर आर, तो टू क्यू ई साइन थीटा इंटू आर होगा। क्या होगा? टू क्यू ई साइन थीटा इंटू आर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो हमारा टॉर्क आएगा वो हो जाएगा पीई साइन थीटा। यह जो आएगा वो आएगा टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। समझे कैसे आएगा? मैं बताता हूँ इसको कैसे आएगा। वैसे आप टॉर्क का ये फार्मूला याद रखो, आपका सारा काम बन जाएगा कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टॉर्क को रखते हैं तो टॉर्क कितना आता है? पी क्रॉस ई आता है। कितना आता है? पी क्रॉस ई आता है। अब ये जो टॉर्क होता है ये कैसे आया? ये सर फोर्स तो लगेगी क्यू ई। हाँ सर फोर्स लगी क्यू ई, इधर से भी इधर से भी, तो क्यू ई हो जाएगा टू क्यू ई। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, आर स्क्वायर हो जाएगा टू आर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डी है, तो सॉल्व करने पर क्यू इंटू टू डी क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा, और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई आएगा। पर वो आपके काम की चीज नहीं है। जो आपके काम की चीज है वो ये है कि एक बॉडी को, अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो पी क्रॉस ही लगता है, और ये मैं कह सकता हूँ पी साइन थीटा टॉर्क लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो केसेस बनाए जाते हैं और पूछा जाता है बताओ टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा। टू केसेस होते हैं, पूछा था टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है सर? ये तो होता है पी साइन थीटा। ठीक है सर, तो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा हमारा कितना हो जाएगा? जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है तो क्या होता है? हमारी टॉर्क कितनी हो जाएगी भाई? जब मान लो थीटा 0 डिग्री मतलब होता है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो हो जीरो कर दो, मतलब ऐसे थीटा जीरो, मतलब कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसमें मैं जो डाइपोल को रख रहा हूँ ना माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट रख दे रहा हूँ, तो बेटा क्यू इधर लगेगा, क्यू इधर लगेगा। भैया इस पे क्या होगा? जब इसको मैं सीधा रखूंगा तो क्यू इधर लगेगा और एक क्यू इधर लगेगा, इसकी तरफ लगेगा। भैया माइनस क्यू से क्या होता है? प्लस क्यू से अभी, प्लस क्यू से अभी माइनस क्यू की तरफ, तो क्या होगा बताओ जरा? माइनस क्यू से यहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा?
इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा इलेक्ट्रिक, इसका फोर्स कितना लगेगा, क्यू इस तरफ, एक क्यू इस तरफ, एक क्यू इस तरफ, तो बेटा ये इसमें तो रोटेशन होगा ही नहीं ना, ये तो रोटेट ही नहीं करेगा। तो साइन थीटा जब जीरो हो जाए, जब इस डाइपोल, ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो हो जाए, जब थीटा जीरो हो जाए तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी जीरो हो जाता है। समझ गए बात को, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो टॉर्क जीरो। तो ये जो होती है मिनिमम होती है, टॉर्क इक्वल टू पी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है टॉर्क, यहाँ पे मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। ये बात तुम्हें पहली सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेनी है। दूसरा केस में क्या कह रहा हूँ, दूसरा केस में ये कह रहा हूँ, दूसरा केस में ये कह रहा हूँ कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। मैं दो केस बताया हूँ तुम्हें, इसको जरा मैं मिटाल के थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। दो केसेस बनते हैं भाई, टू केसेस बनते हैं, दो केसेस। एक टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और एक टॉर्क मिनिमम कब होगा, है ना, टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पे मैंने चार्ज रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे। इसको ऐसे बताता हूं मैं, एक सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे ऐसे, अब मैं यहां पे अगर मैं एक डाइपोल लाऊं और इसको मैं ऐसे रख दूं, इनके बीच में 2D डिस्टेंस, तो बताओ ये हमारा क्या है डायरेक्शन, ये हमारा डाइपोल है, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये P है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, डाइपोल भी इधर रखा है, तो P और E के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन P एंड E कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस सिचुएशन में क्या होगा, एंगल बिटवीन P एंड E वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। हाँ सर 0 डिग्री हो जाएगा। जब ऐसा होगा, जब एंगल P और E के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा जब 0 डिग्री होगा तो P साइन थीटा होता है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है P क्रॉस E, या इसको बोल देते हैं P साइन थीटा। भैया साइन जीरो अगर हो जाए, साइन थीटा अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क भी तो जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मिनिमम टॉर्क लगेगा। और वैसे भी सोचो, जरा एक प्रैक्टिकल सोच से सोचो, इधर भी क्यू लगेगा भाई, इस पे इधर भी क्यू लगेगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्यू इसके पूरी डायरेक्शन में लगेगा, एक इधर क्यू एक इधर क्यू, दोनों तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया ना। जब फोर्स ही जीरो हो गया तो क्या ही, तब क्या ही रोटेट करेगा, तो इस पे टॉर्क जीरो होगा। तो एक ये सिचुएशन पूछी जाती है। दूसरा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा ये पूछा जाता है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसी 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 ऐसी, इसमें मैं जो डाइपोल को रखूं भाई, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री पे। तो मतलब अगर मैं किसी डाइपोल को 90 डिग्री पे रख दूं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इसको बिल्कुल सीधे रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, ये डाइपोल एंगल कितना बनाएगा, ये डाइपोल एंगल जो बना रहा है इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो टॉर्क क्या होता है, ये होता है पी क्रॉस ई, या मैं कह दूं पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा जब 1 हो जाएगा तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी ई, और ये 1, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है पी। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है वो पी लगता है, वो कितने कितने एंगल पे लगता है, वो लगता है 90 डिग्री पे, ये बात याद रखना। तो मैं क्या बताया कि किसी भी डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसे बोलते हैं पी क्रॉस ई, क्या बोलते हैं, पी क्रॉस ई बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं डाइपोल ऑसिलेशन पे। जैसे मैंने आपको डाइपोल बताया, इसको ना मैं यहीं पे समझा देता हूँ। डाइपोल ऑसिलेशन एक टॉपिक है, जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर है। अब अगर मैं इसमें डाइपोल को रखा था, अभी मैं इसको डाइपोल को रखूं, मैं इसमें डाइपोल को रख रहा हूं, एक हमारा है माइनस क्यू ऐसे और एक प्लस क्यू ऐसे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2D। कितनी डिस्टेंस है, 2D। इधर क्यों एक फोर्स लगेगा QE, और सर माइनस क्यू से अवे लगता है फोर्स, तो ये लग जाएगा इधर, इधर लग जाएगा QE। बेटा ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। अब ये कुछ देर बाद क्या होगा, ये डाइपोल कुछ ऐसा हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। इसे अभी वो डिस्टेंस 2D। अब अगर हल्का सा इसको और डिसबैलेंस करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसको हल्का सा और डिसबैलेंस करूंगा तो क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इसको हल्का सा और डिसबैलेंस कर दूं, डिसबैलेंस करने का मतलब क्या है? डिसबैलेंस करने का मतलब ये है, अभी तक तो ऐसा था, अब मैं इसको जब घुमाऊंगा तो कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाएगा ना, जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे घूम जाएगा तो कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाएगा। मान लो ऐसा हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे अगेन एक फोर्स लगेगी प्लस क्यू की इस तरफ, माइनस क्यू की इस तरफ, है ना? माइनस क्यू की इस तरफ। अब ये क्या करेगा? ये अगेन इस डाइपोल को ऐसे करेगा, तो ये ऐसे 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 होता रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा इस एक्सिस के अप्रॉक्स, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो जब एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करने लगता है अपने एक्सिस के अप्रॉक्स, तो उसे बोलते हैं कि इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे बोलते हैं एक्सिलेटिंग होता है एंड डी एक्सिलेटिंग। देखो एक्सिलेटिंग होता रहेगा, डी एक्सिलेटिंग होता रहेगा एक किसमें? एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ठीक है? इसे बोलते हैं डाइपोल ऑसिलेशन। डाइपोल ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखोगे तो ऑसिलेट होता रहेगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका टाइम पीरियड बताओ, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आई अपान, वैसे तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये सीयूटी वगैरह में पूछी जाती है, इसको रहने दो। तुमसे टाइम पीरियड पूछते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर मान लो ओमेगा दी है तो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाता है ना? ये तुम्हें इतना नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखो तो क्या होता रहता है? ये ऑसिलेट करता रहता है अपने एक्सिस के अप्रॉक्स। इतनी बात आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या आते हैं? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। ये बहुत मजेदार टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कल हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाया था, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर उसको आपको मेजर करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। अगर मैं एक एरिया बनाऊं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इससे, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर और काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, उसको फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं भाई। फाई जो होता है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और इसका भी मैं जब फॉर्मूला बताऊंगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए। क्या होता है? ई डॉट ए। ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लो, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो ऐसे ऐसे पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो ऐसे ऐसे पास हो रही है। हाँ सर, पास हो रही है। ठीक है सर, अच्छी बात है, पास हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो पास हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक एरिया वेक्टर बनाता हूँ। एरिया वेक्टर मतलब फिजिक्स में कुछ भी करने के लिए ना एरिया को ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं फिजिक्स में। तो मान लो यहाँ पे मुझे इसको मेजर करना है कितनी लाइनें जा रही है, तो मैं एक एरिया वेक्टर बना दूंगा। मैं एक एरिया वेक्टर बना दूंगा। अब इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ। इस एरिया वेक्टर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, अगर हमें वो पता करना है तो इसका फ्लक्स जानना जरूरी है। तो फ्लक्स क्या करता है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस एरिया से, वो बताता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये जो एरिया है ना, इस एरिया को, ये जो परपेंडिकुलर होता है, एक 2D लो। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? जैसे मान लो ये हमारा फोन है, ये मेरा फोन है, और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घुसेंगी तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, और ऐसे बाहर निकलेंगी, है ना? इससे ऐसे बाहर निकलेंगी। समझ गए बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घुस रही है और इधर से बाहर निकल रही है, तो ये होती है एरिया वेक्टर।
और इसका फार्मूला होता है ई डॉट ए। डॉट मतलब इसको कह सकता हूँ ई ए कॉस थीटा, अगर मैं डॉट को हटाऊं तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ए क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब बताओ मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब कॉस 0 डिग्री होगा, जब इनके इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम फ्लक्स होगा। देखो एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। भाई कॉस 0 जब होगा तभी तो पाई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पाई की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली देखूँ, हम हमें कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, जब हमारा कॉस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कि कॉस 0 1 होता है। और मिनिमम कब होगा, cos 90 पे, cos 90 हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो cos थीटा जब 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई मैक्सिमम कितना होगा, ये होगा। और ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, फाई मिनिमम कब होगा, सर आपने अभी बताया ये होता है ये cos थीटा। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं, ये cos 90 करूंगा तो पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ पे फाई मिनिमम कितना होता है, 0 डिग्री। कब, जब हमारा cos 90 हो जाए। भाई cos 90 0 होता है ना, तो मिनिमम फ्लक्स निकलेगा। अब देखो जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, है ना। यहाँ से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही कितनी जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फार्मूला भी होता है, कई बार ऐसे तुमको देगा नहीं ना, तुम्हें फार्मूले पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो भी चलो मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चंस में वैल्यू आती है तो फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, डॉट हटाएंगे तो ये कॉस थीटा। पाई मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो हो जाएगा ई ए। पाई मिनिमम कब होगा, जब कॉस 90 होगा, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। बोलो मेरी इतनी बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी पूरी कहानी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और देखते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये कॉस थीटा। क्या होता है सर, ये तो आपने बता ही दिया है, ये होता है ये कॉस थीटा। यूनिट कितनी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यूनिट क्या होगी, कैसे निकालेंगे यूनिट। जो फ्लक्स होता है बेटा वो होता है, फ्लक्स क्या होता है, ई ई है ना, ई कॉस थीटा। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बताई थी कल, न्यूटन अपॉन कूलम। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फाई की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये देखो फ्लक्स निकल रहा है थीटा एंगल पे, है ना। ऐसे देखो ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, इट इज एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं। ये जो एंगल लिया जाता है ना, यहाँ पे जो ये कॉस थीटा, ये जो थीटा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतनी बातें हमने पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्यों ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। मान लो इफ क्वेश्चन क्वेश्चन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स if the electric field in certain region, in a region is 3i cap plus 4j cap plus 6k cap and the area vector is 10i cap। अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, इसको मैं लिखूंगा सॉल्व करके तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। हाँ हो जाएगा भैया, या यहीं पे देख लो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है, हमें गिवन क्या है, हमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दिया सर क्वेश्चन में। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में बेटा क्या किया है, इस क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। कितनी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लिख लूंगा 3i कैप, ठीक है,
4j कैप, ठीक है सर, और कितनी दी गई है 6k कैप। हाँ, अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका 10i कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट का एक रूल होता है, क्लास 11th में इसको बताया जाता है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। जब कभी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ये क्लास 11 की बात है, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई का मल्टीप्लाई आप आई कैप के साथ कराते हो और वो 1 हो जाता है। जे कैप का जे कैप से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1 हो जाएगा। के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट करोगे, मल्टीप्लाई नहीं कहूंगा, इसको मैं डॉट कह रहा हूँ। आई कैप का अगर आई कैप के साथ डॉट करोगे तो 1 हो जाएगा। जे कैप का जे कैप के साथ डॉट करोगे तो 1 हो जाएगा। के कैप का के कैप से डॉट करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो आपने क्या किया, आई का डॉट किया जे के साथ तो 0 हो जाएगा। खुद का खुद से करोगे तो 1 होगा, किसी दूसरे से कर दोगे, आई का के से कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, के का जे से कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा। यानी केवल खुद में खुद का करोगे तो 1 होगा। अब ध्यान से सुनो, 3i को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 30 30, और आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 फ्लक्स। और बाकी 4j को आई से करूंगा तो पूरा 0, ये पूरा 0, तो कुल मिलाकर कितना आएगा फ्लक्स हमारा यहाँ 30। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या बताया हूँ, अभी बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले इसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, मालिक चल जाए भैया बोर्ड। हाँ, एक क्वेश्चन खुद से करना है, एक क्वेश्चन यहाँ करना है, कैलकुलेट 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 इलेक्ट्रिक कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 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 an area which have area vector 3j cap plus 4i cap and electric field is 6i cap plus 3k cap plus 4j cap। इस क्वेश्चन को जरा सब लोग अटेंड करो। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा। अब फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है सर ई डॉट ए। क्या मैं यही लगाऊंगा, हाँ सर यही लगाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो कितनी गिवन है, 6i कैप प्लस 3k कैप प्लस 4j कैप। तो इसको लिख लो, 6i कैप प्लस 3k कैप प्लस 4j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं बेटा, 3j कैप प्लस 4i कैप। तो इसको चाहूं मैं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4i कैप प्लस 3j कैप। एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i को i से करते हैं तो 6 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 24, और i कैप इंटू आई कैप 1 होता है तो 24 हो गया, प्लस के कैप तो है नहीं तो के का तो 0 हो जाएगा भाई, के को आई से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, जे से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0। 4 का भाई डॉट प्रोडक्ट में याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करना है। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करना है ना। आई को आई कैप को आई कैप से डॉट, जे कैप को जे कैप से डॉट, और के कैप को के कैप से डॉट करना है। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है ना, आई को आई से करो, जे को जे से करो, सब कुछ करो। तो ये 6 4 जा 24, आई कैप 1 हो जाएगा, 4 जे को 3 जे से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और जे कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा। 24 2 26 10 36, ये 36 आंसर आएगा 5, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हमारा फ्लक्स, बात समझ में आई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्लक्स के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं भाई,
और पढ़ते हैं फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, वो अलजेब्रिक सम होता है चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको भी मैं बताऊंगा, इसको गॉस लॉ ने बताया था, जिसको इंडिया में गॉस कहते हैं, है ना। गॉस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ये क्या होता है, इसको मैं पहले ब्लैंक स्लाइड पे ले चलता हूँ, बताता हूँ इसको, है ना। हाँ, गॉस लॉ पे आने से पहले इसको मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है वो हम देखेंगे। मान लो कि कोई प्लस क्यू चार्ज है और वो रखा हुआ है, एक मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और वो रखा हुआ है, तो एक प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपने से सारे तरफ क्या करता है, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक बात है, अपने से चारों तरफ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक मैं इमेजिनरी बाउंड्री अगर बनाऊं, एक क्लोज सरफेस में एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई जाती है और इसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। क्या कहा जाता है, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस का एक इमेजिनरी बाउंड्री है। ये क्या है, इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। समझना हमारी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो हमने बनाई है। अब एक पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, चारों तरफ सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर को ds बोल दूं, यहाँ पे भी इसके एरिया वेक्टर को ds बोल देता हूँ, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर को ds बोल देता हूँ, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर को ds बोल देता हूँ, और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर को ds बोल देता हूँ। अगर किसी भी क्लोज्ड चार्ज का अगर हमें फ्लक्स निकालना है, मान लो वो चार्ज है जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ई डॉट ए। हाँ सर, होगा, बिल्कुल होगा सर। या कोई भी फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर करेंगे तो हमें फ्लक्स निकल जाएगा। अब मजेदार बात सुनो, यहाँ पे भी तो ऐसे कर लोगे, पर मान लो ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 था, ये डीएस क्या डीए भी बोल सकता हूँ इसको, कोई जरूरी नहीं है डीएस बोलूँ, इसको मैं डीए भी कह सकता हूँ। बात को समझे, ये तो केस नंबर 1 था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं काम करूँ, अगर मैं काम करूँ अगर मैं काम करूँ मैं एक प्लस क्यू चार्ज लूँ और इसको क्लोज बाउंड्री के अंदर ना रख करके बाहर रख दूँ, है ना, ऐसे बाहर रख दूँ, ये अपने चारों तरफ ऐसे क्या करेगा, क्या करेगा, चार्ज को निकालेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से कितना पास करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, मैं यही समझाना चाहता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब तुम डेल्टा फाई निकालोगे, चेंज इन फ्लक्स, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर भी तो निकलेंगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपने क्लोज सरफेस से बाहर किसी चार्ज को रखा, आपने क्लोज सरफेस के अंदर रखा तो आपका फ्लक्स ये cos थीटा से निकलेगा। और अगर आपने क्या किया, ये मान लो एक क्लोज सरफेस है और आपने चार्ज को कुछ यहाँ पे रखा है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे 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 ऐसे, सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बेटा इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, मुझे बताना है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कितना फ्लक्स पास करेगा। यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उतनी बाहर हो जाएंगी, यानी अगर मैं डेल्टा फाई की बात करूं तो जितना गया उतना आया, मतलब फ्लक्स इंटरिंग बराबर है, फ्लक्स इंटरिंग या मैं कह लूं फील्ड लाइन इंटरिंग इक्वल टू फील्ड लाइन लीविंग, इक्वल टू फील्ड लाइन लीविंग। फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है। तो जब ऐसा होगा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाए उतनी अंदर आए, दोनों बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है, डेल फाई कितनी हो जाती है, जीरो। तो इस क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स होगा, यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से जीरो फ्लक्स होगा। तो ये बात को नोट डाल करके लिखना है मालिक, कि अगर कभी, अब वहीं पे अगर मैं क्या करता, वहीं पे अगर मैं इस क्यू चार्ज को इसके अंदर रख देता, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, वहीं पे मैं क्या करता, मैं एक प्लस क्यू चार्ज लेता और बेटा उसको इसके अंदर कर देता। अब तुमसे पूछता कि फ्लक्स बताओ, तो देखो यहाँ से सब बाहर ही तो निकल रही है, अंदर थोड़ी कोई आ रहा है। यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओगे, ये कॉस थीटा, और आपका खटाक से आंसर आ जाएगा। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आते हैं एक मजेदार टॉपिक के ऊपर, जिसे बोलते हैं गाउस लॉ या गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है। गॉस ने बहुत सारी डिस्कवरीज मेड की है, ही इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। और गॉस ने क्या कहा कि मान लो कि एक क्लोज सरफेस के अंदर, मान लो एक क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, या बाहर भी कुछ चार्जेस हैं। और इन्होंने क्या कहा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ या गॉस लॉ, जो टोटल फ्लक्स होता है एक क्लोज सरफेस से, जितना फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से निकलेगा, उन्होंने बताया 1/ε0 टाइम होता है जितना चार्ज होता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि जो सरफेस है, अगर मैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं, क्लोज इंटीग्रेशन के लिए ये साइन लगाते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी एरिया, जो क्लोज एरिया वेक्टर है, इसका मैं क्या कर दूं, क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं, तो बराबर होगा Q/ε0 के। ये जो Q है बेटा, ये इनक्लोज्ड है, आपको ये बात याद रखनी है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कितनी होती है, Q enclosed/ε0। ये है गॉस लॉ, यही गॉस ने कहा, यही गॉस ने कहा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं जितनी भी चार्जेस है उनका, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं, तो बराबर होगा Q enclosed/ε0। बेटा यहाँ पे जो Q enclosed है ना, वो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस की वजह से होगी। इसको मैं भी समझाता हूँ, पेशेंस रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि एक क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होता है, वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका अगर मैं क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं, तो वो Q enclosed डिवाइडेड बाई ε0 होगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है ना। समझ गए बात को। तो मतलब इसमें आगे ले जाता हूँ और फिर बताता हूँ गॉस क्या कहते हैं। गॉस के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ ये कहता है, गॉस ये कहते हैं कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और बाहर मान लो Q4 है, अगर मुझे इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले उसको निकाल लूं, है ना, इनटू एरिया वेक्टर कर दूं, तो वो बराबर होगा Q/ε0। और ये जो Q होता है, ये सरफेस के अंदर, इसको नहीं काउंट करेंगे, Q enclosed/ε0 के बराबर होगा, कितने सरफेस के अंदर है उसके बराबर होगा। अब मैं इसको बताता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ। मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो सीधा आपको क्या बताना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। ये क्लोज सरफेस, इसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये चार्जेस हैं। अगर मैं तुमसे कहूं, और एक चार्ज Q4 है, मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा बड़े में लिखता हूँ भाई, है ना। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बड़े में लिखता हूँ। तुम लोग इसको यहाँ से समझ जाओ, मैं इसको निकाल दूँ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, है ना। जो क्वेश्चन नीचे लिखा है, पर मैं सॉल्व इसको यहाँ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है क्लोज सरफेस। मान लो ये क्लोज सरफेस कुछ ऐसे है, इसमें दो चार्जेस है, एक Q1 है, एक Q2 है, ये इनक्लोज्ड है ऐसे, इसके अंदर भी बंद है। और सुनो,
एक चार्ज है Q3, है ना। अब ये क्या कहते हैं कि अगर इनकी वजह से हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए एक क्लोज सरफेस से, तो क्या करो, क्लोज इंटीग्रेशन कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सारे चार्जेस से, वो बराबर हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और ये बेटा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या होता है, तो फाई होता है। तो फाई, ये क्यू कितना है, जो क्यू इनक्लोज है, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो तो कितना है Q1 और Q2, तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा नेट फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से ऐसे निकल आएगा। मैं वही कह रहा था कि इसमें हमने Q3 को नहीं काउंट किया। क्यू इनक्लोज मतलब कि जो हमारा सरफेस के अंदर है हमें उसी चार्ज को लेना है। क्यू इनक्लोज मतलब ओनली ओनली इनसाइड द सरफेस चार्ज, ओनली इनसाइड द सरफेस विल बी इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड करेंगे, विल बी इंक्लूडेड। बात समझ गए, उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आई, हाँ ये बात समझ में आ गई सर। तो यही है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो भाई सब लोग। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब लोगों को करना है। ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है क्लोज सरफेस से। मान लो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है क्लोज सरफेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब एक क्लोज सरफेस में ऐसे ऐसे बनाया, इसमें चार्जेस को रखा Q1, Q2 और Q3, Q4। अगर मैं बोल दूं कि Q1 जो है हमारा 2 कूलम है, Q2 हमारा 3 कूलम है, Q4 हमारा 6 कूलम है और Q3 हमारा 5 कूलम है। हमें चाहिए टोटल फ्लक्स, तो हम लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बेटा कितने चार्ज इसके अंदर है हमें उसी को काउंट करना है, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इनटू ई डॉट ds, क्या फाई तो होता है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 कितना है, Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बेटा इसमें हम Q4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इनक्लोज चार्ज को लेते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कल मैंने बताई थी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, है ना। तो इसको यहाँ पे रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और Q1 और Q2 Q3 के वैल्यू को रखेंगे 2, 3 to 5 और 10, 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और इसको जब बेटा सॉल्व करोगे तुम्हारा नेट फ्लक्स मिल जाएगा इस एरिया से कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कैलकुलेट करो नेट फ्लक्स को। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। गॉस लॉ को हमने पढ़ लिया, अभी थैंक यू स्लाइड नहीं आई है, अभी मुझे कुछ और चीजें बतानी है। एक बात बतानी है, जरा सुनना। अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्लाइड कहाँ गई, हाँ। अब देखो कुछ चीज़ें हमारी छूट गई हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या छूट गया है, कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे प्रीवियस क्लास में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पहला कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म छूट गया था, उसको भी पढ़ाऊंगा, और थोड़ी सी बात और समझनी है वो भी पढ़ाऊंगा। देखो हमारे पास ना दो तरीके के स्फीयर होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है 2D ऑब्जेक्ट, एक 3D ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट से फ्लक्स कितना होगा और 3D ऑब्जेक्ट से फ्लक्स कितना होगा, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है, एक अगर कोई फ्लक्स है
तो ये फ्लक्स एक्चुअली में क्या है? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सर आप यही कहोगे कि ये जो फ्लक्स होता है ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को। हाँ बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक बात कही है आप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके सामने मान लो कल को 2D या 3D ऑब्जेक्ट आए, यहाँ पे मैं लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ? नहीं लाया हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो गॉस लॉ को पूरा पढ़ लो, ये सब बातें मैंने बता दी है गॉस लॉ के बारे में। अब सुनो, अभी जो हमारा टॉपिक छूट गया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बेटा हमारा छूट गया था, उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कल की क्लास बहुत लंबी हो गई थी, तो उसको भी करा देता हूँ और एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ देता हूँ आपको, है ना। तो मैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाना चाहता हूँ आपको। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा टॉपिक छूट गया था, लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या कहता है कि मान लो हमारे पास में दो एक्सिस होती हैं, ये सर हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। कितनी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से मान लो इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, यहाँ पे चार्ज q1 रखा है, और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है? q2 रखा है। बेटा इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो है r वेक्टर। कितना है? r वेक्टर। तो मैं पूछूं r वेक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे जो r वेक्टर होगा वो होगा r2 माइनस r1। पोजीशन वेक्टर भाई ये चाहिए हमें, तो इसका फार्मूला होता है बेटा, क्लास 11 की चीज़ है, जिसको नहीं आता वो समझ लो कि मुझे अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में वेक्टरली डिस्टेंस निकालनी है तो r2 माइनस r1 होगा। अब बेटा कोई भी चीज़ अगर वेक्टर होती है तो उसमें क्या होता है? एक तो उसका डायरेक्शन होता है और एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे ही इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक हमारे पास में एक चीज़ आती है, एक प्यारा प्यारा कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं आर्क है। ये आर्काइव क्या बताता है कि इस जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इन दो चार्जेस के बीच में, जो कूलम्स फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा k q1 q2 अपान, ये हमारा क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर, या मैं कह लूँ ये हमारा डिस्टेंस कितना है? ये होता है r स्क्वायर। हाँ सर ये तो होता है r स्क्वायर, और ये क्या है? ये तो है सर r वेक्टर। ये क्या है? r वेक्टर है सर, बिल्कुल r वेक्टर है। बेटा आर वेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी कहा जाए एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दूँ मैं आर वेक्टर अपान, ये क्या हो जाएगा? आर। बेटा एक बात बताओ, ये R2 इंटू आर क्या आर क्यूब हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो k Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये होता है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन याद रखनी, बाकी और कोई चीज़ आपके काम की नहीं है ना। ये सब भी कोई जरूरी चीज़ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। दो चार्जेस होते हैं, उनकी पोजीशन वेक्टर को लेते हैं Q1 और Q2, है ना, यहाँ से लेते हैं R1 या R2, ये हुआ आर वेक्टर के Q1 Q2, आर स्क्वायर होता है तुम्हें पता ही है, साथ साथ में एरिया वेक्टर जोड़ देते हैं, एरिया वेक्टर होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यहाँ से हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये था हमारा पूरा क्लास, इसमें से एक दो टॉपिक स्किप कर दिया हूँ मैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में पढ़ाऊंगा, दोनों चीजें इरिलेटेड हैं। पूरे चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। इसको आपको 2 से 3 बार खूब मेहनत करके पढ़ाई करनी है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है ना। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज बता देना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे कहा था कि कोई अगर सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मान लो ये प्लस 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 चार्ज है, तो इनकी वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी, है ना। तो ये मान लो एक रिंग है, तो मैं तुमसे पूछूं रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो होगी। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि सिमेट्रिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो मान लो तुमसे कहे कि एक रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो रिंग क्या है? एक सिमेट्रिकल बॉडी है ना, तो सिमेट्रिकल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ये जीरो हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी है कि अगर मान लो ये रिंग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सिर्फ फार्मूला याद कर लो बेटा, कल मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में स्किप रह गया इसको बताने के लिए,
है ना, वो ये है कि मान लो ये एक हमारी रिंग है, क्या है, रिंग है, इसकी मान लो रेडियस r है और इससे x डिस्टेंस दूर है ना, या मैं इसको कह देता हूँ r, इसको मैं कह देता हूँ x, या r ही रहने देता हूँ इसको, और ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो है x। मैं इससे x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कितना होगा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो एक्चुअली में मैं तुम्हें बताऊं तो उसका फॉर्मूला सीधा याद रख लेना कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सिस, वो कितना होता है, रिंग एट एन एक्सिस वो कितना होता है, वो होता है E इक्वल टू के क्यू अपान, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमको पता करनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये r है, ये x है, तो जाता है r प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, बेटा ये याद रखना है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कह रहा हूँ एक रिंग की वजह से, क्या है, एक रिंग है, रिंग की वजह से एक किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर के पावर, आर प्लस एक्स का स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपको याद कर लेनी है। सारे चैप्टर्स को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया भाई, है ना। अब आप इसको रिवाइज करना, और मैं आपको देने वाला हूँ डीपीपी, जिसे बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बेटा जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा। ये लेक्चर बहुत ही मजेदार रहा, बहुत शानदार रहा, बहुत ही मजा आया। ऐसी ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद।